दोस्तों, आज इस कड़ी में आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय के बारे में। और चूंकि उनकी लगभग 100वीं वर्षगांठ इस बार मनाई जा रही है, इसलिए आधुनिक भारत के इतिहास में आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए लाला लाजपत राय से आपका प्रश्न बन सकता है। मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा और उनकी भूमिका किस किस रूप में कहां पर कैसे रही, उसका पूरा एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं चाहूंगा कि हम लाला जी के बारे में, जिन्हें आधुनिक भारत के इतिहास में पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है, तो सबसे पहला जो बेसिक पॉइंट आपका है वो होगा पंजाब केसरी के रूप में जिन्होंने अपनी पहचान बनाई, जिन्हें आधुनिक भारत के इतिहास में शेरे पंजाब कहा जाता है, जिन्हें आधुनिक भारत के इतिहास में शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, प्रसिद्ध कांग्रेसी भी आप कह सकते हो, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता, एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट लीडर के रूप में उनकी एक बहुत बड़ी पहचान दोस्तों आधुनिक भारत में हुई है, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को परवान चढ़ाने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। साथ ही साथ वो अपने जमाने के एक बहुत बड़े संपादक भी रहे हैं, एक बहुत बड़े लेखक भी रहे हैं, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, महाजन परिवार से ताल्लुक रखने वाले। वो वैसे जैन परिवार से आते थे, लेकिन उनकी पहचान एक महाजन परिवार के रूप में है। इसलिए भारत का पहला स्वदेशी बैंक पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करने में लाला जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना होगा, दो पॉइंट जो अभी तक एग्जाम के पॉइंट से पूछे नहीं गए हैं। नंबर एक, आप लोग ध्यान रखना, पंजाब नेशनल बैंक, जिसको हम पीएनबी कहते हैं, उस पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। पंजाब नेशनल बैंक को आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक लक्ष्मी इंश्योरेंस, जो बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी हुई आगे जाके, उस लक्ष्मी इंश्योरेंस की स्थापना भी लाला जी के द्वारा हुई थी। तो ये पॉइंट्स हमें यहां पर स्पेशली ध्यान रखने हैं। जिस व्यक्तित्व के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, उस व्यक्तित्व का जन्म 1865 में, आप लोग ध्यान रखना, लाला जी का अगर कुछ बेसिक चीजें हम और देखें तो आप लोग लाला लाजपत राय के बारे में यह पॉइंट स्पेशली ध्यान रखना कि लाला जी का जन्म जो है, लाला जी का जन्म जो है वो बेसिकली पंजाब में, और पंजाब में भी कहां, पंजाब का एक बहुत महत्वपूर्ण जिला है मोगा। उस मोगा जिले के ढूंढी के गांव में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ? 28 जनवरी 1865 को, 1865 को लाला जी का जन्म हुआ था। और मैं नमन करना चाहूंगा इनके माता पिता को, जिनकी कोख से एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ जिन्हें आज इतिहास याद करता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इनकी पिताजी का नाम था राधा कृष्णन, और मां का नाम था गुलाब देवी। मां का नाम था गुलाब देवी। राधा कृष्णन और गुलाब देवी के परिवार में 28 जनवरी 1865 को भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी का जन्म पंजाब के मोगा जिले के ढूंढीका गांव में हुआ था। कई जगह ढूंढीका लिखा हुआ है, कई जगह ढूंढीके भी लिखा हुआ है, तो दोनों सही माना जाएगा। तो ये पॉइंट आपको यहां पर स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि इनके फादर जो थे वो मुंशी थे। मुंशी राधाकृष्णन जो है वो रेवाड़ी में सर्विस करते थे। तो ध्यान रखना, लाला जी की जो आरंभिक शिक्षा है, लाला जी की जो आरंभिक शिक्षा है, वो आरंभिक शिक्षा आज का जो हरियाणा है, उस हरियाणा के रेवाड़ी के अंदर इनकी शिक्षा हुई थी। और लाला लाजपत राय
बाद में वकालत करने के लिए, ध्यान रखना, ये वकालत करने के लिए लाहौर जाते हैं और लाहौर की जो कॉलेज है वहां से ये वकालत करते हैं। तो वकालत कहां से की इन्होंने? लाहौर से की। यहीं पर दोस्तों इनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, और जो परिवर्तन था वो था कि जब वो लाहौर में वकालत कर रहे थे उसी समय उनका इंटरेक्शन जो है वो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती से हुआ। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में हुई थी, लेकिन बॉम्बे के बाद उसका जो सेकंड सेंटर बना, जो हेडक्वार्टर चेंज हुआ, वो हुआ बॉम्बे से लाहौर, फिर लाहौर से दिल्ली और दिल्ली से अजमेर। तो जिस समय आर्य समाज का सेंटर पॉइंट लाहौर था, उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती से उनका इंटरेक्शन हुआ और उन्होंने आर्य समाज के अंदर बहुत कुछ किया। आर्य समाज को उन्होंने ज्वाइन किया और वो आर्य समाजी बन गए। यहां से वो सामाजिक सुधार की इस लहर में शामिल हो जाते हैं। और दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, आर्य समाज के साथ तो जुड़े सामाजिक रिफॉर्म्स के हिसाब से, लेकिन ध्यान रखना वो राजनीतिक जीवन भी जी रहे थे। और 1888 में 1888 में उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी जिसका नाम कांग्रेस था। 1888 में वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। आप लोग अपने सोर्सेज से पता करना कि 1888 का कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था। ये मेरी तरफ से आपको प्रश्न है। जैसे 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन बॉम्बे में हुआ, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने अध्यक्षता की। 1886 के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, दादाभाई नौरोजी ने अध्यक्षता की। 1887 में मद्रास में हुआ, उसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब ने की। लेकिन 1888 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसका अध्यक्ष एक अंग्रेज था। आप पता करना कि वो अध्यक्ष कौन था। तो यहां पर ये पॉइंट आपको सबसे पहले दोस्तों लाला लाजपत राय के बारे में ध्यान रखनी है। ध्यान रखना, उन्होंने ग्रेजुएशन जो है वो लॉ में की, और कहां से की? तो बेसिकली लाहौर से वो इसको करते हैं। इसके बाद अगर आपसे पर्टिकुलरली किस परिवार से थे, तो ध्यान रखना ये जैन परिवार से थे, लेकिन इनके जो बेटे हुए उनके नाम के आगे अग्रवाल लगता है, अर्थात महाजन परिवार के रूप में सम्मिलित हो गए थे। तो ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है। अब मैं आपके बेसिक पॉइंट जो है, बेसिक पॉइंट के बाद आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं उस पर मैं आने का प्रयास करता हूं। तो मैं यहां पर आगे बढ़ता हूं और आपकी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के पॉइंट से किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं उसकी चर्चा मैं करना चाहूंगा। दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मुख्यतः 3 चरण आपके माने जाते हैं, 3 फेजेस माने जाते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में। उसमें आरंभिक चरण जो है, जो सबसे पहला फेज है, उससे उदारवादी चरण कहते हैं, उससे हम मॉडरेट फेज कहते हैं, जो 1885 से 1905 तक चला था। मतलब आरंभिक 20 साल जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के और राष्ट्रीय आंदोलन का ये फेज उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। और 1905 से 1919 माना जाता है उग्रवादी राष्ट्रवादी चरण, एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट फेज माना जाता है 1905 से 1919। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और तीसरा जो है दोस्तों, उसको हम कहते हैं गांधीवादी चरण। तीसरा फेज जो है वो बेसिकली गांधीवादी चरण, जो आपका 1919 से 1947 माना जाता है। अब मैं थोड़ा सा यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा आपसे कि कांग्रेस का जो आरंभिक चरण है, जिसमें दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, ये सब के सब उदारवादी थे, जिनका ब्रिटिश शासन में विश्वास था। इन्हें विश्वास था कि ब्रिटिश न्यायप्रिय होते हैं, और ये प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र आदि के माध्यम से उदारवादी अपनी बात को रखते थे। लेकिन यहां पर आप लोग ध्यान रखना, 1888 के अंदर जब लाला लाजपत राय ने कांग्रेस ज्वाइन की, तो उस समय कांग्रेस का जो फेज था वो बेसिकली उदारवादी था। वो उग्र धारा से थे, लेकिन उनकी चलती नहीं थी। लेकिन 1896 में भयंकर अकाल पड़ता है भारत के अंदर।
लॉर्ड कर्जन जैसा शासक 1899 के अंदर वाइसरॉय बन के आता है। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। उन्हीं घटनाओं के बीच भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्लेटफॉर्म पर एक त्रिमूर्ति स्थापित होती है, जिसे इतिहास में लाल, बाल और पाल कहा जाता है। मतलब आप देख सकते हो, लाल, बाल, पाल की इस तिकड़ी में सबसे पहला नाम जो है वो बेसिकली लाला लाजपत राय का आता है। लाला लाजपत राय वो व्यक्तित्व था जिसने कांग्रेस का उदारवादी चरण भी देखा, जिन्होंने कांग्रेस का उग्रवादी राष्ट्रवादी चरण भी देखा, और जिन्होंने कांग्रेस का गांधीवादी चरण भी देखा। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर लाला लाजपत राय को मौका कब मिला? तो उनको मौका मिलता है 1905 के बंगाल विभाजन से अपने विचारों को उग्र रूप से रखने का। यहां पर आप दोस्तों ध्यान रखना कि 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया, तो इसी विभाजन के बारे में उग्रवादी राष्ट्रवादी समझ गए कि अंग्रेज जो है फूट डालो और राज करो की नीति के तहत भारतीय समाज को तोड़ना चाहते हैं। लालाजी ने यह बात जो है, मतलब लाला लाजपत राय ने यह बात बहुत बेहतर तरीके से बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को बताई कि हमें इनके उद्देश्य में सफल नहीं होने देना है। इसलिए दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, 1905 में लाल, बाल, पाल जो है वो स्वदेशी स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार के नाम से कार्यक्रम लेके आते हैं और भारत में 7 अगस्त 1905 को एक आंदोलन शुरू करते हैं जिसे स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। मतलब मैं कहना चाहूंगा, लाला लाजपत राय की जो सबसे बड़ी भूमिका रही है वो बेसिकली स्वदेशी आंदोलन में रही है, जो बेसिकली कब चलता है? अगस्त 1905 को शुरू होता है। और इस स्वदेशी आंदोलन ने भारत में राष्ट्रवाद को पैदा करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर दी थी। अब एक तरफ इस स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से भारत में राष्ट्रवाद चल रहा है, राष्ट्रवाद का प्रसार हो रहा है, और उसमें लालाजी ने पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर राष्ट्रवाद को फैलाने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। अब यहां से एक प्रश्न फिर बनेगा, 1905 में उग्रवादी राष्ट्रवादी चाहते थे कि कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो किसी उग्रवादी को बनाया जाए, लेकिन यहां पर उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने गोपाल कृष्ण गोखले को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। गोपाल कृष्ण गोखले को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। और आपको पता है कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो प्रसिद्ध उदारवादी थे। उसके बाद 1906 में 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। और दोस्तों यहां पर आप लोग ध्यान रखना, लाल, बाल, पाल की तिकड़ी में से उग्रवादी राष्ट्रवादी चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन यहां पर भी उदारवादियों ने उनकी नहीं चलने दी और बेसिकली उन्होंने दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। हालांकि आपको पता होगा दादा भाई नौरोजी एक बहुत ही सम्मानी नेता थे, इसलिए उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने इनका विरोध नहीं किया, अब लेकिन इनके प्रेशर में, मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष के प्रेशर के अंदर 1906 की कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी जो है वो स्वराज की घोषणा करते हैं। पहली बार कांग्रेस ने स्वराज की घोषणा कब की थी? तो ये 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में की गई थी। लेकिन ध्यान रखना, घोषणा भले ही दादा भाई नौरोजी ने की हो, लेकिन ये घोषणा करवाई गई थी किसके माध्यम से? उग्रवादी राष्ट्रवादियों के माध्यम से। अब उसके बाद 1907 में कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो बेसिकली नागपुर में होने वाला था, लेकिन नागपुर जो है वो बाल गंगाधर तिलक का एक बड़ा केंद्र माना जाता है, इसलिए अंतिम समय में जगह चेंज की गई और नागपुर की जगह पर इसको किया गया सूरत के अंदर, सूरत में किया गया। और आप लोग दोस्तों ध्यान रखना कि सूरत में जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था
उसमें उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने प्रयास किया कि इस बार पूरी ताकत लगाई जाए ताकि हम उग्रवादी राष्ट्रवादियों में से किसी एक को कांग्रेस का अध्यक्ष बना सके। और इस क्रम में जो सबसे बड़ा नाम आता है वो सबसे बड़ा नाम आया कि लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। साथ ही साथ उग्रवादी राष्ट्रवादी ये भी चाहते थे कि 1905 के अंदर जो स्वदेशी स्वराज राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार का जो प्रपोजल था उसको लागू किया जाए ताकि हम राष्ट्रवाद को फैला सकें। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, न तो वो प्रपोजल यहां पर पूरी तरह से रखा गया और इससे बढ़कर उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने फिर किसी उदारवादियों ने फिर किसी उग्रवादी राष्ट्रवादी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के बजाय रास बिहारी घोष को बना दिया। और रास बिहारी घोष को जैसे ही बनाया दोस्तों, आपको पता होगा रास बिहारी घोष को जैसे ही बनाया, कहते हैं कि सूरत के इस अधिवेशन में कुर्सियां उछाल दी गई और किसी ने पीछे से चप्पल फेंकी और वो चप्पल जो है फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के टच होती है। इससे फिरोज शाह मेहता नाराज हो गए और यहीं पर कांग्रेस टूटती है, जिसे कांग्रेस का सूरत विभाजन कहते हैं। सूरत विभाजन कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, अगर कांग्रेस का सूरत विभाजन नहीं होता तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तस्वीर दूसरी होती। यहां पर 1907 में तिलक ने प्रयास किया कि इस विवाद को टाला जाए, लेकिन फिरोज शाह मेहता जैसे व्यक्ति नहीं माने और कांग्रेस का विभाजन हो गया। जैसे कांग्रेस का विभाजन हुआ, इस विभाजन से सबसे अधिक खुशी कहीं पर थी तो वो अंग्रेजों में थी। अंग्रेज वायसरॉय और उस समय के तमाम नेता जो है वो बहुत अधिक खुश होते हैं। मतलब जो वायसरॉय है वो इसमें खुश होता है, उदारवादी खुश होते हैं कि उग्रवादियों को बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन हकीकत में ये राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था। मैडम एनी बेसेंट कहती है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे दुखद पड़ाव जो था वो सूरत अधिवेशन था, जिसमें कांग्रेस दो पार्ट्स में टूटती है। अब लाला लाजपत राय के अंदर वही झुंझारूपन है, लेकिन जब उन्हें कांग्रेस से बाहर कर दिया गया और 1907 के अंदर वो एक कृषि आंदोलन, एक कृषि संगठन का नेतृत्व कर रहे थे, तो उन्हें जेल भेज दिया गया, क्योंकि उसी समय उन्होंने अपनी पत्रिका के माध्यम से कुछ ऐसे लेख लिखे जिसके कारण लाला लाजपत राय को मांडले में जेल में भेज दिया जाता है। उन्हें भारत से निष्कासित कर दिया जाता है, निर्वासित कर दिया जाता है और वो म्यांमार में मांडले जेल में रहते हैं। और लाला लाजपत राय जब वापस आते हैं जेल से छूट करके, तो उन्होंने महसूस किया कि बिना कांग्रेस के संभव नहीं है, बिना कांग्रेस के संभव नहीं है। तो यहां से ये पॉइंट्स जो मैंने बताया आपको, ये बेसिकली सबसे बड़ा योगदान जो था लाला लाजपत राय का, वो योगदान था स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहूंगा जहां से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से अहम क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आप देखिए, सबसे पहले कि लाला लाजपत राय से जो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है वो बन सकता है कि लाला लाजपत राय की प्रमुख रचनाएं कौन सी थी जो इतिहास बदलने की मादा को रखती थी। तो यहां पर मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा प्रमुख रचनाओं की जो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई थी। तो यहां पर आप लोग दोस्तों ध्यान रखना, जैसे सबसे पहले उनकी एक पत्रिका जिसका नाम था पंजाब केसरी। एक तो आप पंजाब केसरी को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, साथ ही साथ नंबर 2 आप दोस्तों ध्यान रखना, और इंपॉर्टेंट भी है, मैं चाहूंगा चर्चा करने के लिए यंग इंडिया। और ध्यान रखना, यंग इंडिया में ही 1916 के अंदर वे एक लेख लिखते हैं। उस लेख का नाम था सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, जिसको हम कहते हैं सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत, ये कांग्रेस की स्थापना संबंधी सिद्धांत था। कांग्रेस की स्थापना संबंधी एक सिद्धांत था। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, आपसे प्रश्न ये पूछे
कि सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत किस राष्ट्रवादी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो आपका उत्तर होगा 1916 में यंग इंडिया में लाला लाजपत राय ने एक लेख लिखा जिसका नाम था सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, और इसके माध्यम से उन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्थापना हुई नहीं बल्कि करवाई गई थी, अर्थात कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। लॉर्ड डफरिन 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय भारत का वायसरॉय था। तो यहां पर लाला लाजपत राय कहते हैं कि कांग्रेस की स्थापना हुई नहीं बल्कि कुछ अंग्रेजों ने आगे बढ़कर एओयूम को आगे करके कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ताकि कांग्रेस जो है ब्रिटिश भारतीय जनता और ब्रिटिश सरकार के मध्य एक मध्यस्थ मंच के रूप में काम कर सके, ताकि भारतीय जनता में पनप रहे असंतोष को समय से पहले दबाया जा सके और 1857 जैसे विद्रोह की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। यहां आप देख रहे हो कि एक प्रकार से लाला लाजपत राय जो है वो 1916 में अपनी एक पत्रिका यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल थ्योरी लिख करके कांग्रेस की कटाक्ष कर रहे हैं वो, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको कांग्रेस से बाहर कर दिया गया था। साथ ही साथ उनका अपना ये एनालिसिस था, उनका ये कहना था, वो भी अपनी जगह पर कुछ हद तक सही थे, कि कांग्रेस का संस्थापक एक अंग्रेज सिविल सर्वेंट था जिसका नाम एओयूम था। तो एक अंग्रेज अधिकारी ने कांग्रेस की स्थापना क्यों की, और वो इसके संबंध में अपना एनालिसिस करते हुए कहते हैं कि कांग्रेस की स्थापना हुई नहीं बल्कि करवाई गई थी, लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी, और ये एनालिसिस करते हैं। और ध्यान रखना, इससे फिर वापस उदारवादी एक प्रकार से चिढ़ते हैं और वो नई थ्योरी पेश करते हैं। इसको हम कहते हैं आपका तड़ित चालक का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर, जो आप मेरे उस राष्ट्रीय आंदोलन चैप्टर में देखना पूरा, वहां मैंने इसको बता रखा है। तो ये पॉइंट भी आप लोग स्पेशली यहां पर ध्यान रखेंगे। एक बार एग्जाम में जो है द पीपल के नाम से ये पूछा गया, द पीपल किसकी रचना थी, तो ध्यान रखना ये भी लाला लाजपत राय की रचना थी। एक आपका क्वेश्चन आपका ये भी आता है, भारत का इंग्लैंड पर ऋण, भारत का इंग्लैंड पर ऋण, ये बेसिकली किसकी रचना थी, ये इंग्लैंड्स डेप्थ ऑन इंडिया। ये भी उनकी बहुत शानदार रचना थी। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखना, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ भी उनकी एक महत्वपूर्ण रचना यहां पर आती है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखें। और एक दोस्तों, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये किताब अभी तक नहीं पूछी गई है इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आप सबसे पहले जब लाला लाजपत राय पढ़ें तो व्यक्तित्व में पहला प्रश्न बनता है रचनाओं से। उन रचनाओं में कम से कम इतनी रचनाएं आप लोग याद करके जाना जिसमें आएगी आपका पंजाब केसरी नंबर 1, सबसे पहले पंजाब केसरी, नंबर 2 यंग इंडिया, यंग इंडिया को भी आप ध्यान में रखेंगे, यंग इंडिया, उसके बाद में द पीपल, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, और भारत का इंग्लैंड पर ऋण, द इंग्लैंड्स डेप्थ ऑन इंडिया। और इसमें आपका प्रश्न यह भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका के माध्यम से लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वॉल थ्योरी को प्रस्तुत किया था, तब आपका उत्तर होगा यंग इंडिया के माध्यम से उन्होंने ये प्रेजेंट किया था। उसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान रखना कि मैंने आपको कहा लाला लाजपत राय जो है जब लाहौर पढ़ रहे थे, जब लाहौर में वो वकालत करते हैं तो वो टच में आते हैं किसके, स्वामी दयानंद सरस्वती के। और जब स्वामी दयानंद सरस्वती के टच में आते हैं तो ध्यान रखना यहीं से वो आर्य समाज को ज्वाइन करते हैं और आर्य समाज के माध्यम से
अपने सामाजिक विचारों को समाज तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद आर्य समाज की दो शाखाएं निकलती है, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की और लोटू की बात कही, लेकिन आगे चलकर लाला लाजपत राय और हंसराज जो है, आप लोग ध्यान रखना, लाला लाजपत राय और हंसराज जो है, ये दो नाम आते हैं। इन्होंने ये कहा कि बदलते वक्त के साथ में इंग्लिश भी जरूरी है, तो यहां पर इन्होंने जिन कॉलेजेस की स्थापना की, इसमें पहला नाम आएगा लाहौर का दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो नाम आएगा लाला लाजपत राय के द्वारा, और ये बेसिकली वो थी जिसमें इंग्लिश और वैदिक दोनों दी जाती थी। लेकिन आर्य समाज की एक धारा जो लाला लाजपत राय के विपरीत थी, वो जो स्थापना करती, उसमें नाम आएगा गुरुकुल का। तो आप लोग ध्यान रखना, गुरुकुल की स्थापना कौन करते हैं? गुरुकुल की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद करते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखना। और वो पहली जो गुरुकुल खोलते हैं हरिद्वार के अंदर खोलते हैं, और उसके विपरीत जो है लाला लाजपत राय और हंसराज जो है वो लाहौर में डीएवी की स्थापना करते हैं। बाद में डीएवी की बहुत सारी शाखाएं स्टैब्लिश हो जाती है। इसके बाद दोस्तों आपसे एक चीज और ध्यान रखना, लाला लाजपत राय का संबंध कुछ समय तक हिंदू महासभा से भी रहता है। हिंदू महासभा से भी इनका रिलेशन था, हिंदू महासभा के साथ भी उनका जुड़ाव था, वो अखिल भारतीय हिंदू महासभा से भी जुड़े हुए थे। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद जब वो वापस मांडले जेल से आते हैं और कांग्रेस उनको नहीं लेती है, तो ध्यान रखना आप, वह कौन सा प्रसिद्ध उग्रवादी राष्ट्रवादी था जिसने 1907 के सूरत विभाजन के बाद जब उनको जेल हो गई, तो उसके बाद उन्होंने अमेरिका और यूरोप की यात्रा की? तो नाम होगा आपका इस क्रम में लाला लाजपत राय। और एक बेहतरीन क्वेश्चन जो बना है वो बनेगा कि वह कौन सा भारतीय था, वह कौन सा भारतीय था जिन्होंने, और क्वेश्चन क्या आएगा, वो कौन सा भारतीय था जिसने 1917 के अंदर, 1917 में न्यूयॉर्क के अंदर एक संस्था स्थापित की थी? उस संस्था का नाम क्या था? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो होगा इंडियन होम रूल लीग की स्थापना इनके द्वारा वहां पर की गई थी। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना इनके द्वारा न्यूयॉर्क में की गई थी, ताकि वहां पर ये स्वराज की बात को फैला सके। तो ये प्रश्न जो मैंने आपको बोले हैं, ये अभी तक आपके एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। लेकिन अब मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन की हम चर्चा करें जो अभी तक पूछे नहीं गए हैं। अभी तक जो पूछे नहीं गए उसमें से एक प्रश्न तो पूछ लिया गया जिसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा। देखो दोस्तों, एक तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे कि लाला लाजपत राय को किस वायसरॉय ने एक खतरनाक षड्यंत्रकारी कहा था? एक खतरनाक षड्यंत्रकारी कहा। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस तो वफादार है, कांग्रेस तो वफादार है, परंतु लाला लाजपत राय एक खतरनाक षड्यंत्रकारी है। ये बेसिकली किसने कहा? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, यहां पर जो नाम आएगा वो नाम होगा लॉर्ड मिंटो। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है और ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इसलिए आप यहां पर ध्यान रखना।
लाला लाजपत राय को किस वायसरॉय ने एक खतरनाक षड्यंत्रकारी कहा था? तो उत्तर होगा लॉर्ड मिंटो। और क्या कहा? उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो बड़ी वफादार है, लेकिन लाला लाजपत राय एक खतरनाक षड्यंत्रकारी है। यह बात उन्होंने क्यों कही? क्योंकि 1905 के बंगाल विभाजन के बाद जो स्वदेशी आंदोलन चला था, उस स्वदेशी आंदोलन को बंगाल से बाहर फैलाने में एक बड़ी भूमिका लाल बाल पाल की थी, और पंजाब और दिल्ली में इसको फैलाने की बड़ी जिम्मेदारी लाला लाजपत राय की थी। इसलिए वो लाला लाजपत राय को एक खतरनाक षड्यंत्रकारी बताते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, इसमें एक पॉइंट मैं वापस एक बार चेक कर लेता हूं। एक क्वेश्चन आपका और आएगा, और वो जो प्रश्न था आपका, लॉर्ड मिंटो ने अपने पत्र में लिखा, लॉर्ड मिंटो ने, कि कांग्रेस तो बड़ी वफादार है लेकिन लाजपत राय बड़ा खतरनाक है। खतरनाक बताया है, षड्यंत्रकारी नहीं बताया है। यहां पर ध्यान रखना कि कांग्रेस तो बड़ी वफादार है परंतु लाला लाजपत राय खतरनाक है, यह कहा था लॉर्ड मिंटो ने। और हार्डिंग ने क्या कहा? यहां पर ध्यान रखना, लॉर्ड हार्डिंग ने फिर कहा, लॉर्ड हार्डिंग ने कहा खतरनाक षड्यंत्रकारी, खतरनाक षड्यंत्रकारी। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने और नाम याद रखना, लॉर्ड मिंटो का और लॉर्ड हार्डिंग का। लॉर्ड मिंटो ने कहा था कि कांग्रेस तो वफादार है परंतु लाला लाजपत राय खतरनाक है, और लॉर्ड हार्डिंग ने कहा था कि लाला लाजपत राय एक खतरनाक षड्यंत्रकारी है। संक्षिप्त में हम कह सकते हैं दोस्तों कि उस जमाने के अंदर भारतीय नव युवा में राष्ट्रवाद को फैलाने में लाला लाजपत राय की एक बहुत बड़ी भूमिका रही थी। इसलिए अंग्रेज वायसरॉय और ब्रिटिश सरकार उनको बहुत ही खतरनाक मानती थी। खतरनाक इसलिए क्योंकि उनमें यह जज्बा था कि वो राष्ट्रवाद पैदा करने की अहम शक्ति अपने पास रखते थे। अपने विचारों के माध्यम से उन्होंने भारत में राष्ट्रवाद को फैलाया था। अब उसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, एक क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, और वो होगा कि 1920 में सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1920 में सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी की स्थापना लाहौर में किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, इस सोसाइटी की स्थापना 1920 के अंदर, सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी की स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। फिर चले हम एक और, आपको पता होगा कि 1919 के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जलियांवाला बाग, और ये जलियांवाला बाग किसके खिलाफ हुआ था? तो बेसिकली एक भीड़ जो है वो रॉलेट एक्ट के तहत बंदी बनाए गए, अपने दो नेताओं की रिहाई की मांग कर रही थी अमृतसर के जलियांवाला बाग में, और वहां पर जनरल डायर के आदेश पर जिस प्रकार से गोलीबारी होती है उसमें 1000 के लगभग लोग मारे जाते हैं। साथ ही साथ 1919 के अधिनियम से एक प्रकार की असंतुष्टि थी। 1919 के अधिनियम से एक प्रकार की असंतुष्टि थी, और 1919 का जो खिलाफत आंदोलन था यह भी असंतोष का बड़ा कारण था, और इन सब कारणों से भारत में एक प्रकार का राष्ट्रीय आंदोलन परिपक्व हो रहा था। इसलिए अगस्त 1920 में खिलाफत के प्लेटफॉर्म से गांधी जी घोषणा करते हैं कि अगर खिलाफत की मांगों को स्वीकार नहीं किया गया, मतलब खिलाफत क्या था? खिलाफत भारतीय मुसलमानों के द्वारा तुर्की के खलीफा को उसकी सत्ता में पुनर्स्थापित करने और भारत में ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए भारतीय मुसलमानों ने जो आंदोलन चलाया उसको हम खिलाफत आंदोलन कहते हैं। और जो ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष गांधी जी को बनाया गया था, और गांधी ने यह कहा कि अगर खिलाफत की मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो वे असहयोग आंदोलन शुरू कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन जो है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, उसकी घोषणा किस प्लेटफॉर्म से की गई थी? तो
उसकी घोषणा 1919 में जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था उसी के प्लेटफॉर्म से अगस्त 1920 में इसकी घोषणा की जाती है। और इस कि असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे, इसके लिए आपको पता होगा कांग्रेस असहयोग आंदोलन शुरू करती है। लेकिन आपसे पूछे कि कांग्रेस ने जो असहयोग आंदोलन शुरू किया, इसकी स्वीकृति के लिए सितंबर 1920 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। और इन्हीं की स्वीकृति के बाद गांधी जी अपना पहला अखिल भारतीय आंदोलन शुरू करते हैं, जिसे इतिहास में असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। देखिए कहां एक और तो उग्रवादी राष्ट्रवादियों को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया था। एक वक्त ऐसा आता है कि गांधी जैसा व्यक्तित्व लाला लाजपत राय की भूमिका को पहचानता है, और पहचानने के बाद वो लाला जी को, आपको पता है सितंबर 1920 में कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ, उस विशेष अधिवेशन में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। और यहीं पर इसी विशेष अधिवेशन में किस आंदोलन को फाइनली स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो असहयोग आंदोलन को। और किस आधार पे? तो होगा पंजाब इश्यू और खिलाफत आंदोलन के आधार पर। पंजाब इश्यू मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर आपको याद रखना होगा जो मैंने आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और एक बड़ी घटना, जिस घटना के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। आपको पता होगा दोस्तों, भारत में एक एक्ट आया था जिसका नाम था 1919 का अधिनियम। इस अधिनियम का लास्ट बिंदु था कि 10 वर्ष बाद इसकी समीक्षा की जाएगी, और इसकी समीक्षा के लिए एक कमीशन भारत में गठित, ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कमीशन लंदन में गठित किया जाता है, जिसको इतिहास में हम कहते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, यह सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार द्वारा नवंबर 1927 में इस कमीशन को गठित किया गया था। नवंबर 1927 में इस कमीशन को गठित किया गया था। और दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, जिस कमीशन को भारत का भविष्य निर्धारित करना था, उस कमीशन का एक भी मेंबर, 7 मेंबर थे, 7 में से एक भी मेंबर भारतीय नहीं थे। इसका मतलब अंग्रेजों ने हमें किसी काबिल नहीं समझा। साथ ही साथ ये हमारे आत्मनिर्णय के सिद्धांत का उल्लंघन था। लाला जी ने यह कहा, लाला लाजपत राय ने कहा कि जिस कमीशन को भारत का भविष्य डिसाइड करना है, उसका एक भी मेंबर भारतीय नहीं है। और दोस्तों यहीं से साइमन कमीशन का जबरदस्त तरीके से विरोध शुरू होता है, और नारे लगते हैं साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। इस क्रम में जब पूरे देश में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, तो साइमन कमीशन के इस विरोध की कड़ी में लाहौर में जो जनता का नेतृत्व किया, उस व्यक्ति का नाम लाला लाजपत राय था। और वो जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं, और इस विरोध के माध्यम से एक बार फिर भारत में राष्ट्रवाद को पैदा कर देते हैं। एक बार फिर वो भारत में राष्ट्रवाद को पैदा कर देते हैं, लाला लाजपत राय। लेकिन दोस्तों यहां पर एक पॉइंट आपको याद रखना है, और वो बिंदु क्या होगा कि जब वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो 30 अक्टूबर 1928 को 30 अक्टूबर 1928 को 30 अक्टूबर 1928 को सैंडर्स नामक अधिकारी आदेश देता है, और मुझे जहां तक याद है उस सिपाही का नाम स्टॉक था। वो जो है 30 अक्टूबर 1928 को सैंडर्स के आदेश पर लाठीचार्ज होता है। और देखिए उस नेता के बारे में जो लाठियां खाने के लिए सबसे आगे था, नाम था लाला लाजपत राय। सैंडर्स के आदेश पर पुलिस ने जो लाठीचार्ज शुरू किया, उसकी पहली लाठी अपने सीने पर लाला लाजपत राय खाते हैं, और कहते हैं कि वो लाठीचार्ज इतना
गंभीर था कि उससे लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं। और जब वो घायल अवस्था में अपने बेड पर थे, तभी दोस्तों ध्यान रखना, वो कहते हैं कि मेरे शरीर पर पड़ी, मेरी छाती पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित होगी। मैं कहना चाह रहा हूं दोस्तों, व्यक्ति का मरना तो तय था, लेकिन मौत हो तो लाला लाजपत राय जैसी, कि उन्होंने अपने सीने पर वतन के लिए गोलियां खाई, और गोली खाते खाते उन्होंने जो बात कही कि मेरी छाती पर लगी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित होगी, इससे सुनने वाला हर युवा क्रांतिकारी जागृत हो उठा। उस कहते हैं कि 17 नवंबर 1928 को लाला जी की डेथ हो जाती है। लाला जी के इस निधन ने पूरे देश में एक बार फिर क्रांतिकारियों को जगा दिया। भगत सिंह, यशपाल, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद ने यह ठान लिया कि हर हालत में सैंडर्स जिसने ये आदेश दिया उसको हम जिंदा नहीं रहने देंगे। और दोस्तों आपको पता होगा, भारी सुरक्षा के बीच 17 दिसंबर 1928 का वो दिन आया। 17 दिसंबर 1928 का, सॉरी, हाँ 17 दिसंबर 1928 का एग्जैक्टली डेट पता नहीं, लेकिन दिसंबर आप मान लेना। 17 दिसंबर 1928 को डेट आई, वो दिन आया जब मौका मिलते ही हमारे क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला सैंडर्स की हत्या करके लिया। और इसमें आपको पता होगा दोस्तों, 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सैंडर्स की जो हत्या हुई, इसी घटना को इतिहास में लाहौर षड्यंत्र कहा जाता है। लाहौर षड्यंत्र कहा जाता है। और इस लाहौर षड्यंत्र में जो नाम आगे आते हैं, वो नाम आते हैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, ये नाम आते हैं। और आपको पता होगा दोस्तों कि 23 मार्च 1931 को भारत मां के 3 लाडले राष्ट्र के लिए हंसते हंसते अपनी बलि दे जाते हैं। वो 3 कौन थे? वो 3 दोस्तों आपको पता है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा होती है 23 मार्च 1931 को। और लाला लाजपत राय की मृत्यु ने क्रांतिकारियों में राष्ट्रवाद को पैदा किया, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी ने पूरे देश में राष्ट्रवाद को पैदा कर दिया। फिर एक बार राष्ट्रवाद हिलोरे लेने लगा। इस क्रांतिकारी घटना ने भारत के क्रांतिकारियों में एक नए प्रकार का जोश पैदा कर दिया था। इसे भी हमें यहां पर बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए कि किस प्रकार उन्होंने अपनी भूमिका को अदा किया। इसलिए दोस्तों आप देखिए, आज हमने एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा जो अपने जमाने का एक बहुत अच्छा लेखक था, जो अपने जमाने का एक बहुत अच्छा स्वतंत्रता सेनानी था, जिनकी पहचान उग्रवादी राष्ट्रवादी के रूप में हुई, जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी इंश्योरेंस जैसी संस्थाओं की स्थापना की, जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे, जिनकी अध्यक्षता में पहली बार भारत के अंदर अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसको हम कहते हैं असहयोग आंदोलन, जो गांधी जी के नेतृत्व का पहला जन आंदोलन था, उसकी स्वीकृति लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में 1920 में दी जाती है। इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज हमने पूरी तरह से एक व्यक्तित्व को पढ़ने का प्रयास किया, यहां तक कि हिंदी के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाने वाला व्यक्ति कौन था, तो नाम आपका आएगा लाला लाजपत राय। तो पंजाब के और भारत के इस प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी को बहुत बहुत नमन। और साथ ही साथ दोस्तों, कलाम संस्थान आपके लिए पूरा प्रयास कर रहा है कि आपके लिए एक एक व्यक्तित्व को बहुत बेहतरीन तरीके से
आपके सामने प्रेजेंट किया जाए। और यही कारण है कि थोड़ा सा जो हमने शेड्यूल दिया है उसमें हम थोड़े लेट हो रहे हैं। हम इसलिए लेट हो रहे हैं कि ताकि आपके पास जो क्लास पहुंचे वो क्लास पूरे एनालिसिस, पूरे रिसर्च के बाद पहुंचे कि आपके बोर्ड में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, बोर्ड की किताब में क्या क्या लाला लाजपत राय के बारे में दिया गया है, वो हर चीज आप तक पहुंचे जाए ताकि एग्जाम में आप पूरा कर सकें। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर कलाम के मंच पर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।